आप जाओगे 10th का साइंस पढ़ के और आपसे पूछा जाएगा टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, आपसे पूछेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के बारे में। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कभी टच ही नहीं किया, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझा ही नहीं क्या होता है। जो हमको लगता है वो होता नहीं है, इस चीज को चरितार्थ करेगा आपका इसका सिलेबस। मैं भी बताऊं दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बीएचयू सीएचएस क्लास 11th के मैथ्स ग्रुप के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। सीएचएस क्लास 11th मैथ्स ग्रुप के एंट्रेंस की तैयारी आप कैसे करेंगे, इस पूरे एग्जाम को मैं आपको पहले समझाऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेसिक चीजें कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, इसका फॉर्म कब तक आता है, एग्जाम कब तक होता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कट ऑफ के ट्रेंड्स क्या होते हैं। सिलेबस जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस सिलेबस को आप कैसे समझेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या उनका पैटर्न है पूछने का, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। एक बात आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो हमको लगता है वो होता नहीं है। इस चीज को चरितार्थ करेगा आपका इसका सिलेबस। मैं भी बताऊंगा इसके पेपर के बारे में कि इसका पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसा है, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज हम सोचते हैं वो तो हो ही नहीं रहा है। यहां पे हमको लगता है क्लास 11th का एंट्रेंस है तो क्लास 10th की चीजें हम लोग पढ़े रखेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वही होगा कि आप मेहनत तो भरपूर करोगे लेकिन आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो वो सारी बातें हम लोग यहां पर क्लियर करेंगे। वीडियो को मैं शुरू करूंगा उससे पहले मैं कुछ बातें ऐड कर देना चाहता हूं। सभी लोगों के मन में एक सबसे बड़ी प्रश्न तो यही है कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते होंगे, 2020 और 2021 में सीएचएस सेंट्रल हिंदू स्कूल का जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होता है एसईटी, वो कंडक्ट नहीं कराया गया है कोविड की वजह से। ठीक है, लेकिन मैं ये भी आपको बात ऐड करना चाहूंगा कि 2020 और 2021 दोनों में इन्होंने अपना फॉर्म निकाला था, एग्जामिनेशन डेट निकाली थी, पूरा शेड्यूल निकाला था, सब कुछ किया था इन्होंने, बशर्ते पेपर नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कोविड की सिचुएशन जो है वो खराब हो गई थी। तो क्या इस बार भी पेपर नहीं होगा? कोविड की सिचुएशंस क्या होंगे, जून जुलाई में क्या होंगे, ये किसको पता, हमें आपको नहीं पता है। तो सीएचएस का एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये कोई आपको बता नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए एक सेफ जोन क्या है, अक्सर हमेशा हम अपने सेफ जोन में काम करते हैं। तो सेफ जोन हमारे लिए कि हम तैयारी अपनी रखें, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अगर एग्जाम के 1 महीने पहले बताया गया कि आपका एग्जाम होगा तब आप पढ़ना शुरू करोगे तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, एग्जाम होता है तो वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन होगा। अगर एग्जाम नहीं होता है तब भी आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के। बेस अच्छा होता है तो बिल्डिंग उस पर अच्छी बनती है, लेकिन बेस ही खराब कर लेंगे तो बिल्डिंग कभी नहीं अच्छी बनेगी। तो तैयारी करने में हमारा कोई नुकसान नहीं, इसलिए आप तैयारी जरूर करिए, आप पढ़ेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। ठीक, और बात रही पेपर होने ना होने की, वो टोटली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर, डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो अभी से कोई आपको प्रेडिक्ट करके नहीं बता पाएगा। आप जाके बीएचयू में पूछेंगे वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि एग्जाम कंडक्ट होना है कि नहीं होना है। ठीक, ये सब बातें रही, तो इन सब चीजों को पीछे ना पड़े। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप एग्जाम में एलिजिबल हो या नहीं हो, पहले इस बात को समझ जाते हैं। एग्जाम में एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या जरूरत है, आपको कुछ एजुकेशनल जरूरतें हैं और कुछ आपके एज को लेकर, आपकी उम्र से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर आप बच्चों अगर क्लास 10th में हो तो किन बातों का ध्यान दोगे? अगर आप क्लास 10th में हो तो कम से कम 60% मार्क्स लेकर आना, एग्रीगेट मतलब टोटल आपका 60% मार्क्स आना चाहिए 10th में, अन्यथा आप इस एग्जाम के फॉर्म भरने के लिए ही आप एलिजिबल नहीं होगे। दूसरी चीज, आपके मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स आना ही चाहिए। 60% टोटल, 50% मैथ्स और साइंस में नहीं आएगा, आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हो। तो कम से कम इतने लेकर आना, वैसे भगवान की दया से इतना नंबर बच्चे अब पा जाते हैं। दूसरा लिख रहा है कि इन एसईटी, एसईटी क्या होता है? स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यही जो आपका सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसी को एसईटी बोला जा रहा है। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, वही कह रहा है कि आपको 100 में 33%, मतलब 100 में 33 नंबर जो है वो पाना अनिवार्य है, नहीं तो आप जो है वैसे ही आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, अब कई लोग समझेंगे 33 नंबर पा जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये सिर्फ पासिंग मार्क रखा गया है। ये बात टोटली इररेलेवेंट है अगर हम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। सिलेक्शन कहीं जाके 70 के बाद होता है, तो कहां आप यहां पर 33 नंबर में क्या एग्जिस्ट करोगे? तो इसको हमें टारगेट नहीं बनाना, हमको टारगेट बनाना अपना मैक्सिमम हमको अचीव करना है। तो जनरल ओबीसी के लिए वैसे भी कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉय वार्ड की बात करें तो यहां पर मतलब है।
ये सोने का चम्मच लेकर पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन इनको भी कम से कम 33 नंबर तो सिक्योर करना पड़ेगा। इतना पा जाएंगे तो सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी आगे मैं बताऊंगा रिजर्वेशन कितना तगड़ा है इन लोगों के लिए, ठीक है। SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 25% मार्क्स पाना अनिवार्य है, मतलब 25 नंबर, 100 में 25 नंबर आपको स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें इतना मार्क्स आप नहीं पाओगे तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। कम से कम पासिंग मार्क इतना रखेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन आपके कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं अगली बात आपके एज से रिलेटेड बता देता हूं। एज से रिलेटेड क्या है कि 30 सितंबर 2022 को आपकी एज ज्यादा से ज्यादा 18 साल की होनी चाहिए। आप 30 सितंबर 2022 को 18 साल से ज्यादा के नहीं हो सकते हैं। इसका एक मतलब यह भी होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 सितंबर 2004 के पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 30 सितंबर 2004 के पहले की आपकी डीओबी होगी तो आप 18 साल से ज्यादा के हो जाओगे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक। एज से रिलेटेड ये बातचीत हो गई हमारी। अब चलिए यहां पर अगली बात करते हैं सीट्स की। बहुत कंफ्यूजन है यहां पर सीट्स को लेके, मैं चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम यहां पर बात करें तो दो हैं, एक सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल और एक है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। दोनों में कितनी कितनी सीट्स हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा 60 + 20 और 20 यहां पर क्या है आपकी पेड सीट है, ये 20 पेड सीट है। अब मैं आपको बातें थोड़ा सा क्लियर करता हूं। देखिए अगर हम बात करें क्लास 11 के मैथ्स स्ट्रीम में तो भैया यहां पर है सीट्स कितनी, 38 + 50 ऐसे लिखा होगा आपको। आप जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ोगे तो वहां पर क्या मतलब है, ये 50 सीट्स जो होती हैं वो SET के थ्रू भरी जाती हैं। मतलब जो लोग बाहरी बच्चे हैं जो एंट्रेंस एग्जाम देके इस 50 सीट को ले सकते हैं, और इस 38 सीट में से 25% सीट्स जो हैं ये भी SET के थ्रू ली जाएंगी, ठीक है। मतलब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जो बाहरी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 25% ये 25% इसका लगभग 10 सीट आ जाएगी, और 50 सीट ये, तो 50 10 60 सीट जो हैं ये SET के थ्रू भरी जाएंगी। सर बाकी इस 38 का 75% कहां चला गया, 10th में CHS के अपने बच्चे होते हैं, तो जो वो बच्चे उनको उन पे प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। अगर बाई चांस 38 का 75% जो कि रखा गया है CHS के अपने बच्चों के लिए, अगर वो खाली रह जाती है तो उसको इसमें शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो अभी पता नहीं है कि कितनी बचेगी कितनी नहीं बचेगी, ये सब चीजें अभी नहीं पता चल सकती, वो बाद में पता चलती हैं, ठीक है। तो मोटा माटी अगर हम लेके चलें तो 60 सीट जो है हमारे पास है, और प्लस 20 सर आपने और लिखा, ये क्या होता है। देखिए पेड सीट का एक कॉन्सेप्ट होता है। पेड सीट का ये मतलब नहीं कि ज्यादा पैसा दे देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा पैसा लगता तो जरूर है, लेकिन पेड सीट की कट ऑफ जैसे क्या होता है, पेड सीट में ऐसा नहीं होगा कि आपके कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा। उसमें क्या करते हैं ये लोग, पेड सीट में आपके कुछ सीट्स 20 सीट जो है वो पेड सीट की रखी गई है, जिनकी फीस 20,000 रखी गई है। तो जो जनरल की कट ऑफ जहां से बंद होती है वहां से आपके पेड सीट की कट ऑफ गिरना चालू होती है, ठीक है। पेड सीट में सभी बच्चे जनरल ट्रीट किए जाएंगे, और फिर वहां पर क्या होगा, आपके जो जनरल की कट ऑफ होगी उससे नीचे कुछ बच्चों को लिया जाएगा, मतलब ऑफर किया जाएगा कि आप ले सकते हो वहां पे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट रहा। तो अगर हम मोटा माटी सब जोड़ लें तो 80 सीट कहीं हमारे पास आ रही है, इस पे हम फाइट कर सकते हैं। आपको लगता है 80 सीट्स हैं, 80 सीट नहीं है, अभी आगे आपको पता चलेगा कि 80 सीट्स भी नहीं है आपके पास। देखिएगा CHGS की बात करें अगर हम लोग यहां पर, तो यहां पर गर्ल्स के लिए मात्र 17 सीट्स हैं, ठीक है। SET के थ्रू आपके 17 सीट्स जो है यहां पर अवेलेबल हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए कैसे हम लोग यहां पर आगे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसीज को लगाकर देखते हैं। यहां पे देखिए 15% सीट जो है वो SC के लिए रिजर्व है, 7.5 ST के लिए है, 27% सीट जो है वो OBC के लिए है। मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा कि 2019-18 में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, 20-21 में तो एंट्रेंस ही नहीं हुआ है, तो OBC पहले जनरल और OBC जनरल ही ट्रीट किए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है इधर आपके 21 में OBC का अलग से रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है, ठीक है। OBC का रिजर्वेशन यहां पे रखा गया, वो 27% आप यहां पे देख सकते हो। 3% सीट्स जो होती हैं वो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। अब यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पढ़ना है, यहां पर क्या लिखा है, 50% सीट्स जो है यहां पर वो BHU के एम्प्लॉय वार्ड, मतलब जिनके
मतलब जिनके पेरेंट्स जो हैं वो यहां पर बीएचयू में एम्प्लॉय होंगे, परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए 50% सीट जो है वो रिजर्व की जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया यहां पर देखो जो 80 सीट्स हैं, 80 में 40 सीट्स जो हो गई वो टोटली आपकी रिजर्व हो जाती हैं किसके लिए? बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के लिए। लेकिन यहां पर एक बात और भी इन्होंने यहां पे मेंशन भी किया हुआ है कि भैया अगर देखो, अगर 40 सीट बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड से नहीं भरी गई, मतलब ऐसा हो सकता है कि बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड टोटल मान लीजिए 10 ही है, तो जैसे 10 ही होंगे तो 30 सीट खाली हो जाएगी, तो ये 30 सीट जो होगी वो आपका वो एसईटी वालों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा? 40 सीट तो आपकी थी, देखिए 80 का 2 पार्ट करिए, एक 40 और एक 40। ठीक है, एक 40 तो हमको पता नहीं है, लेकिन यह है कि बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड को मिल सकती है। आपके पास सेफ जोन की तो 40 ही सीट है, लगभग 40 सीट। अब अगर मान लेते हैं कि इसमें से 40 एम्प्लॉय वार्ड नहीं रहे, मान लीजिए 10 ही रहे, जो 30 बच जाएगी वो यहां पर आपके लिए ऐड हो जाएगी, या अगर 20 बच गए तो 20 ऐड हो जाएगी यहां पे। ठीक है, और अक्सर ऐसा होता भी है, ऐसा देखा गया है कि सीट्स बचती हैं यहां से और ये सीट्स इसमें आके ऐड हो जाती हैं। ठीक, ये बातें हो गई। ठीक, तो ये सीट्स थोड़ा सा वेरिएबल होती है, कोई सीट्स बहुत फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ सीट्स कहीं ना कहीं कम तो है ही, इसीलिए कंपटीशन है, इसीलिए लोग इतनी मेहनत करते हैं और कट ऑफ जो होती है वो ज्यादा जाती है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा होती तो इतना ज्यादा कंपटीशन, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती इस एग्जाम की, यही इसकी तो प्योरिटी है। चलिए ये बातें हो गई, अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या पूछा जाता है। जितना आसान आपको दिखता है उतनी चीजें आसान है नहीं, ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। यहां पे सबसे पहली बात, यहां पे आपके 100 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पे जनरल स्टडीज का, बहुत बेसिक करंट अफेयर जीके कुछ भी पूछ सकता है 5 क्वेश्चन, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 75 क्वेश्चन यहां से आपके पूछेगा। और सारा जो सिलेक्शन का हम कहें अगर जो रणनीति है वो यहीं पर आती है, क्योंकि यहां के सिलेबस को अगर हमने सही से नहीं समझा तब हमें चीजें बहुत परेशान करेंगी। देखिए हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो बेसिक आप जो 10 तक पढ़ते हो वही हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, और बाकी आपको पता है कि हम लोगों ने CHS 11 की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, तो उसमें आपको हिंदी इंग्लिश के प्रॉपर जितने लेक्चर्स दिए जाएंगे उससे ज्यादा आपको चीजें नहीं पूछेगा। लेकिन हम क्या करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए, हमको लगेगा कि जो हमारे 10th में साइंस सब्जेक्ट था, जो उसमें साइंस की हमारी बुक्स थी, जो साइंस का सिलेबस था 10th वाला, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात कर रहा है ये, साइंस और मैथ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, चीजें यहां से बहुत अलग हैं। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या आपको चीजें ऐड करने जा रहा हूं, वो आप सुन लीजिए। उससे पहले मैं कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम की एक स्ट्रेटजी देता हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो जाएगा, पेपर ऑफलाइन होता है, ये सब बहुत बेसिक जानकारी है। एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो फॉर्म जो है वो पिछली बार आपके मिड मार्च में आया था, मतलब मार्च के स्टार्टिंग वीक में ही आ गया था। एग्जाम जो है वो लगभग 20 जून के आसपास होता है, मतलब 20 जून के आसपास डेट्स पिछली बार दी गई थी। ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो। रिजल्ट जो है आपके 1st या 2nd वीक ऑफ जुलाई तक आ जाता है, अक्सर यही देखा गया है। अब यहां पर देखो एक होता है कट ऑफ की, बड़ी चिंता होती है हमको कि कितना साल लगभग कट ऑफ जाती है यहां पे। तो कट ऑफ का देखिए लगभग कितनी जा रही है यहां पे, 2019 की देख लीजिए, 2018 की, क्योंकि 2020 और 21 में परसेंटेज 10th के परसेंटेज के बेसिस पे था, तो उसकी कट ऑफ को दिखाने का कोई हमको मतलब नहीं दिखता। 2019 और 18 में आप देख सकते हैं 71, 74। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 70+ जा रही है। पहले जनरल और ओबीसी दोनों जनरल ट्रीट किए जाते थे, अब ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलेगा तो जनरल से थोड़ा सा कम आपकी आ सकती है कट ऑफ। तो ये आपका पूरा कट ऑफ का ट्रेंड रहा है, आप यहां पर देख सकते हो। तो अगर हम मोटा माटी बात करें तो आप कम से कम 70+ का टारगेट करके चलोगे, तभी आप एक सेफ जोन में है, नहीं तो आप सेफ जोन में नहीं रहेंगे। ठीक, ये तो बेसिक सी बात हो गई, ये सब आप चीजें देखकर समझ जाओगे। अब यहां पर आती है मेन बात कि एग्जाम फोड़ने की रणनीति क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे मेन चीज है यहां पे हमें इसके सिलेबस को समझना। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स की, जिसके 75 क्वेश्चंस हैं और सबके 25-25, हिंदी, इंग्लिश और जीएस जो उसके 25 क्वेश्चंस हैं, उसका लोड नहीं लेना। आप जैसे पढ़ते हो 10th तक जो पढ़े हो चीजें सब ठीक है। अब यहां पर देखो, ये कहते हैं कि हम 10th के सिलेबस से पूछेंगे, 10th के लेवल तक पूछेंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है।
आप जाओगे 10th का साइंस पढ़ के और आपसे पूछा जाएगा टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, आपसे पूछेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के बारे में, वो आपसे पूछेगा कि भैया बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है इसमें से। आपने तो कभी पढ़ा ही नहीं, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो कभी टच ही नहीं किया, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझा ही नहीं क्या होता है, आपको क्या पता इस पेपर में क्या पूछ रहे हैं। आपको यही नहीं समझ में आएगा आप पेपर में क्या समझोगे जब आपसे वो बीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं बीएससी मैथ के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो यहां पर डाल रहे हैं। इसका क्या मतलब सर, लेवल बहुत हाई होता है, बीएससी लेवल चीजें पूछता है, ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, डरने की जरूरत नहीं है, आसानी तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहले अलग निकालता हूं मैं केमिस्ट्री, सबसे डिफिकल्ट यही आपके लिए बनने वाला। क्यों? इसके 25 क्वेश्चंस में ये बेसिकली क्या करते हैं, जो 11th और आपके 12th के जो टॉपिक्स हैं उनके एकदम बेसिक्स को कवर करता है, बेसिक्स को पूछता है। ठीक है, बेसिक्स को पूछता है। ठीक है, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि आपके क्लास 12 की चीजें हैं वो आपसे पूछेगा, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर नहीं, बहुत ऊपर की चीजें आती हैं, बहुत ऊपर ऊपर की चीजें। तो हमको 11th और 12th के टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। 10th तक का तो हमारा तैयार होना ही चाहिए, साथ ही साथ 11th और 12th के टॉपिक्स हमारे तैयार होने चाहिए, लेकिन बहुत बेसिक, मतलब जिसको कहता है कि ऊपर ऊपर से आपको पढ़ के जाना है, ऊपर ऊपर से। अब आप कैसे पहचानोगे कि आपको कितना ऊपर तक पढ़ना है, कितना नीचे तक पढ़ना है, किस टॉपिक में डीप तक जाना, किसमें ऊपर ऊपर से ही पढ़ लेना है। तो उन्हीं सब चीजों को हम लोग गाइड करेंगे जब आपको सब्जेक्ट वाइज हम सिलेबस देंगे। केमिस्ट्री का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, अलग अलग जब हम लोग आपको सिलेबस देंगे तो उसमें हम लोग टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप सारी बातों को तब समझ पाओगे जब आपके पास 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपके पास जब 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तब आप देख के समझोगे कि आपसे क्वेश्चंस वो पूछ कहां से रहा है। इन्हीं 10 साल के एनालिसिस को लेकर आपके सामने हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको मोटा माटी चीज बता रहा हूं। तो केमिस्ट्री में ये मेजॉरिटी है कि आपके 25 में से लगभग 15 से 18 क्वेश्चंस जो हैं वो 11 12 के बेसिक्स से पूछता है, मतलब एकदम ऊपर ऊपर। जैसे अभी मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो सबसे पहली चीज होती है ना, बस वही पूछ लेता है, उसके आगे अंदर नहीं घुसता है। वो पागल थोड़ा ना वो सब पूछेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। तो इस चीज को अगर कोई टीचर चाहे तो वो बहुत आसानी से पढ़ा सकता है। जैसे कि मैं आपकी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर, मेरे लिए बहुत आसान है पढ़ाना, और मैं आपको वो चीजें उस तरीके से दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। तो एक टीचर का काम यहां पर रोल जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो चीजों को एनालाइज करे और बच्चों को जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें प्रोवाइड करे। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे 11 12 में कहां तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। अगर हम बात करें फिजिक्स एंड मैथ्स की, तो देखो फिजिक्स एंड मैथ्स में आपकी जो वेटेज है वो 70-30 का होता है। मैं बोलूंगा 70-30 का क्या मतलब हुआ सर, 30% आपके 11th और 12th को टच करेगा, जिसमें भी मैं बोलूं अगर ये 30% जो है वो ज्यादा तो फिजिक्स में है। मैथ में तो आपके मोस्टली आपके 10th लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं, 10th में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, ज्यादा वो 11 12 में नहीं जाएगा। 70% आप ये कह सकते हो कि आपके 10th का ही सिलेबस पूछता है। ऐसा इसके केमिस्ट्री में है कि वो ज्यादा चीजें जो है वो जाके ले चला जाता है 11 12 में, लेकिन ऐसा फिजिक्स और मैथ्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स मैथ्स में भी 11 12 के टॉपिक्स का टच करता है, बेसिक्स टच करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। उसको हम लोग 30% से ज्यादा नहीं बोल सकते किसी भी साल में। आप अगर 10 साल के पेपर को एनालाइज करोगे तो यहां पर सबसे जो खास रणनीति ये आ गई कि भैया हमको 11 12 के कई ऐसे टॉपिक्स हैं, और सब नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे पढ़ने हैं, सारे से नहीं आता है, इंटीग्रेशन आपसे नहीं पूछता है, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने को दे देगा, इंटीग्रेशन करने को दे देगा, बहुत बेसिक वाला। तो वो सब जो चीजें, आप इनसे नाम से मत डरो, आप नाम से मत डरो, चीजें हम बहुत 11 12 की जो चीजें पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, बहुत ऊपर ऊपर चीजें। जब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आएगा विथ डिटेल्ड एनालिसिस, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किस टॉपिक से और किस लेवल तक के क्वेश्चंस टच कर रहा है वो। ठीक है, तो सबसे खास रणनीति कि वो टीचर जो आपको सिर्फ क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाता रह जाएगा, उसको पढ़ना जरूरी है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सिर्फ अगर वही पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। आपको 11 12 के टॉपिक्स का बेसिक्स कवर करना पड़ेगा।
ठीक है, और वो कितना करना है, किस टॉपिक में करना है, कैसे करना है, वो चीजें हम लोग आपको बताएंगे। और अगर आप हमारे कोर्स से जुड़े रहोगे तो वहां पे तो आपको हम जितना पढ़ाते हैं उतना आप करके जाओगे तो एग्जाम को फोड़ के आओगे। ये लोग करते क्या है, कई क्वेश्चन तो बीएससी के प्रीवियस ईयर को ही उठा के डाल देते हैं, लेकिन बीएससी के प्रीवियस ईयर में जो सबसे मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है वही आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, ये सब एनालिसिस जब आप देखेंगे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाएगा। ये पेपर्स हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें थी, ये थी आपकी एक रणनीति कि आप कैसे पेपर को समझेंगे, और जो खास बात मैंने बोला वो लास्ट में था आपके, ठीक। बाकी आपको ये पता होगा कि बीएचयू वर्ल्ड इस क्लास 11 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपना कोर्स लाया हुआ है। आप कोर्स से जुड़ सकते हैं और आपको वहां पर फिर A to Z सारी चीजें आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से सारी चीजें कवर कर दी जाएंगी, सारे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो वहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा जिसके लिए आपको परेशान होना या बुक को पलटना पड़ेगा। बिना बुक के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कुछ खास फीचर्स भी ऐड किए, जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलता जाएगा। एक चैप्टर करेंगे, आप उसका टेस्ट दे लेंगे, आपकी चीजें वो रिकैप होती रहेंगी, रिवाइज होती रहेंगी, और साथ ही साथ आपका अच्छे से तैयार होती रहेगी। आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहेंगे। वही सेम चीज आपके यहाँ पे यूनिट वाइज टेस्ट है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक दिया गया है, क्या क्या कोर्स के फीचर्स रहेंगे सारी बातें वहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारा ऐप है मालवीय एकेडमी नाम से, वहीं से आप कोर्स को ज्वाइन करके वहीं से आप कोर्स को पढ़ सकेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को लेके, जिसमें आपको 10 साल की कंप्लीट एनालिसिस दी जाएगी कि कैसे चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहां से चीजों को कवर किया जा रहा है। वो बातें अगर हम समझ लिए तब अपनी तैयारी अगर हम सही डायरेक्शन में करेंगे तो मजा आ जाएगा, और फिर हम लोग सिलेक्शन लेकर ही आएंगे, ठीक है। चीजें आसान है, घबराना नहीं है, बस समझना जरूरी था कि चीजें कहां से पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर हमको दिल्ली जाना है तो हम दिल्ली की ट्रेनें सर्च करेंगे, ना कि लखनऊ जाने की ट्रेनें सर्च करेंगे। लखनऊ जाने की ट्रेनें सर्च करेंगे तो हो सकता है हम दिल्ली तक पहुंच तो जाएं, लेकिन बहुत दिक्कत आएगी, और उतनी दिक्कत फेस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे हम लोग सिलेबस से के वीडियोस को लेके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।